हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं वो लोग इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज जो होता है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, कोई भी चीज जो होता है वो क्या होता है हमारा, बोलो छोटे छोटे क्या होता है हमारा, बोलो एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड का मतलब ये हुआ कि वो इजीली अपना घर क्या कर सकते हैं, बोलो छोड़ सकते हैं, मतलब वो अपने एटम से क्या कर सकते हैं, बोलो बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो वो जो एटम होता है, ठीक है, तो एटम्स के पास में जो ये कंडक्टर के एटम्स है उनके पास जो उनके जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, और वो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई भी एटम अगर हम ले लिए, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एटम ले लिया, तो इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली कोई भी कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बोलो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, बोलो फिक्स्ड आयन होते हैं। क्या होता है हमारा, बोलो पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड क्या होता है हमारा, बोलो आयन होते हैं। और क्या होता है, इनके पास क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस पूरे एटम में क्या, पूरे इस कंडक्टर में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली। उनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यानी कोई भी कंडक्टर अगर हम लेंगे तो ये जो कंडक्टर होंगे तो कंडक्टर के पास क्या होगा हमारा, बोलो पॉजिटिवली चार्ज क्या होंगे, बोलो फिक्स आयंस होंगे। और क्या होगा हमारा, बोलो लूजली बाउंड क्या होते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी कंडक्टर अगर हम लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रुके हुए होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से क्या मिलता है, थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस पूरे कंडक्टर में क्या करते रहते हैं, बोलो रैंडमली मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते हैं, बोलो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे कंडक्टर में क्या करते रहते हैं, बोलो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, देखो इसमें एक सवाल आता है। देखो जैसे मैं बोला कि कोई भी कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं हमारे, बोलो आयंस होते हैं, और फ्रीली मूव करने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अब जैसे ये मैं बोला कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करते रहते हैं, तो तुरंत दिमाग में लोग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई भी हम कंडक्टर ले लेंगे और इसके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कोई भी सेल, कोई भी बैटरी अगर मैं नहीं लगाया, तो आपने बोला कि इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है, चार्ज मूव करने का मतलब क्या हो गया हमारा, बोलो करंट आना चाहिए। तो क्या अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लिए, उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए, तो क्या उसमें करंट होगा? ठीक है, लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी कंडक्टर अगर आप लोगे, उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो उसके अंदर करंट नहीं होगी। उसका रीजन देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं और करंट भी नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पे चीज मैं बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बोलो रैंडम मोशन, यानी रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इधर देखो क्या होता है, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप ले लोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन एरिया से लेफ्ट टू राइट मूव करके जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हमारा, बोलो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो बताओ ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने जो लिया यहाँ पे ये वाला, तो इससे देखो 3 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो बताओ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, 0 है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, 0। तो करंट क्या हो गया हमारा, बोलो 0 हो गया। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई कंडक्टर है उसके क्रॉस में अगर हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस
क्या करते हैं बोलो नहीं अप्लाई करते हैं तो भी क्या कहते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं बोलो मूव करते रहते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो टोटली रैंडम मोशन करते हैं। तो बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा बोलो जीरो होता है। सो करंट भी क्या होता है हमारा बोलो जीरो होता है। अब देखो क्या होगा कि अब जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर था और इस कंडक्टर को के क्रॉस में मैंने क्या किया कुछ एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेल कनेक्ट, ये देखो बेसिकली सेल का सिंबल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का क्या हमारा बोलो नेगेटिव टर्मिनल है। तो बेसिकली क्या होगा कि इस कंडक्टर, अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये हमारा हाई पोटेंशियल पे और ये हमारा क्या नेगेटिव टर्मिनल यानी ये लो पोटेंशियल पे है। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे अभी, ठीक है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या कर रहे थे अभी जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए थे तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, इधर उधर कहीं भी जा रहे थे। लेकिन होगा क्या आपको पता ही है कि जब भी कोई कंडक्टर के क्रॉस में अगर हम लोग बैटरी या सेल लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अरे करंट कैसे फ्लो होता है हमारा बोलो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। अच्छा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बोलो इधर से इधर मूव करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यानी जब भी कोई कंडक्टर के क्रॉस में कोई सेल या बैटरी लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे पूरा टोटली रैंडम मोशन कर रहे थे, बट अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बोलो ये अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बोलो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे यानी जब करंट फ्लो होगा तो देखो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के से क्या होगा तो आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी ये हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा बोलो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर जाए टकरा जाए, है ना। हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या हो जाए बोलो टकरा जाए, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या होगा हमारा बोलो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होगा हमारा बोलो कोलिजन होगा विद इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड क्या हमारा बोलो पॉजिटिवली चार्ज क्या हमारा बोलो आयंस। अब देखो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड कर जाएगा यानी कोलिजन हो जाएगा टकरा जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो जाएगा बोलो टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो थोड़ा स्लो हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि कोलिजन की वजह से क्या हुआ हमारा बोलो चार्ज के फ्लो में क्या आई बोलो रुकावट आई यानी ऑब्स्ट्रक्शन आया। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को अपने लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा बोलो कि जब भी कहीं पे भी क्या करता है हमारा करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने से क्या होता है बोलो जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को अपने लोग क्या बोलते हैं हमारा बोलो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आया वो किसकी वजह से आया बिकॉज ऑफ कोलिजन between the free electrons as well as free electron with the हमारा positively charged ions, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछे तो क्या बोलेंगे बोलो बेसिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हमारा बोलो इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं तो क्या हमारा बोलो इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसे भी लिख सकते हो द ऑब्स्ट्रक्शन provided by a conductor in the flow of electric current is known as resistance, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा रेजिस्टेंस क्या है हमारा बोलो
तो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको अपने लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें कोई ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कॉज क्या है, यानी कोई भी कहीं पे भी रेजिस्टेंस जो आया कंडक्टर के पास उसका कॉज क्या है। तो सिंपल सा बात है, कॉज क्या है, आप यहाँ पे खुद ही देख रहे हो, ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आया, कोलिजन की वजह से। किसके कोलिजन, किसके बीच में कोलिजन की वजह से, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड क्या हमारा बोलो फिक्स्ड एटम्स या फिक्स्ड आयंस, ठीक है। तो आप कॉज में लिखोगे तो लिख सकते हो ड्यू टू कोलिजन between the free electrons as well as collision between free electrons and positively charged fixed ions, ठीक है। तो ये हमारा क्या, हमारा बोलो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर से, यानी रेजिस्टेंस जो होता है हम उसको कहीं पे भी कोई भी कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट, और कौन सा यूनिट बोला हमारा, एसआई यूनिट जो होता है वो हमारा ओम होता है। क्या होता है हमारा बोला, एसआई यूनिट ओम होता है, और ओम का कुछ ये वाला हमारा सिंबल होता है। अच्छा, ये जो 1 ओम होता है, ये जो 1 ओम है, ये 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। किसके बराबर होता है बोलो, 1 ओम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी कहीं पे भी वोल्ट पर एम्पियर दिखा है, यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर दिखा तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, ओम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात हमारी रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, उसको कौन-कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारा है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। Factors affecting the resistance of a conductor, ठीक है। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को कौन-कौन लोग इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी कंडक्टर जो है उसके रेजिस्टेंस को 4 लोग इफेक्ट कर सकते हैं। पहला चीज है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तीसरा चीज है हमारा मटेरियल, यानी कैसा मटेरियल है, कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है, और हमारा चौथा चीज जो है वो हमारा है टेम्परेचर। ये 4 लोग इनको क्या कर सकते हैं बोलो, इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला चीज ये देख रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर का जो लेंथ है वो कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेंथ कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से आया था, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, collision between the free electrons and collision of free electron with the positively charged atoms या positively charged ions। अब एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि ये हमारा इसका कुछ ही लेंथ है, दिस मच ऑफ लेंथ है, अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके क्रॉस मैंने बैटरी लगाया है, सेल लगाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो मान लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक पहुंचने में मान लेते हैं अभी 10 कोलिजन हुए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नीचे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना, यानी ये इलेक्ट्रॉन यानी जब करंट फ्लो करना शुरू किया, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने में 10 कोलिजन की। अब क्या होगा,
अब अगर हम इसका लेंथ बढ़ा देंगे, मान लेते अभी दिस मच लेंथ है, अब इतना लेंथ अगर हम कर दिए तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने कोलिजन करने पड़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 10 से ज्यादा कोलिजन होंगे। हो सकता है 11 हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो, यानी ज्यादा कोलिजन होगा। यानी अगर हम लेंथ किसी भी कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या कर जा रहे हैं? बढ़ जा रहे हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जा रहा है, यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर इस कंडक्टर के लेंथ को मैं घटा दिया, जैसे मान लो दिस मच लेंथ है, अगर मैं इतना लेंथ कर दिया, अभी इतना लेंथ कर दिया, तो अभी यहां से यहां इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितने कोलिजन? 10 करने पड़ते थे। अब यहां से यहां तक जाने में कितना करें? ऑब्वियस सी बात है 10 से क्या होगा? कम होगा। 10 से कम यानी कोलिजन कम, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कम, ऑब्स्ट्रक्शन कम, यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्या हुआ हमारा? बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। और कैसे घटता बढ़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है हमारा? बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है? द रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to length of the conductor। ठीक है। अच्छा, मान लिया ये जो कंडक्टर है इसका जो लेंथ है वो क्या हमारा? बोलो L है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हमारा? बोलो R है। तो ये जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा? बोलो L होगा। इसको कंडीशन नंबर 1 लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो हमारा है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर जो हमारा है वो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझो यहाँ पे कि जैसे मान लो ये कंडक्टर एरिया, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये जो चीज है ये क्या हमारा? बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा? तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ये वायर लिया है, अगर ये जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का लोगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने के लिए उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा, यानी जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगा, यानी क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन उतने ही क्या होंगे? कम होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन उतने कम होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा? कम होगा, है ना। अब देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को क्या करते हैं? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम लेंगे तो ये जो फ्री स्पेस है उतना ही क्या होगा? जितना पतला वायर होगा उतना ही कम फ्री स्पेस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतने ज्यादा कोलिजन करने पड़ेंगे। यानी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो जो फ्री स्पेस है वो कम हो जाएगा, यानी कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ गया यानी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस क्या कर गया? बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो हमारा बढ़ जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है? इनवर्सली वेरी करता है ना। तो यानी अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है, तो जो होता है द रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, और एरिया अगर आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका जो रेजिस्टेंस R होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या होगा हमारा, बोलो A होगा। दिस इज कंडीशन नंबर 2। ठीक है, मैंने बोला था 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो अभी 2 फैक्टर हो गए, और तीसरा फैक्टर आपको मैंने बताया था मटेरियल। ठीक है, कि जो कंडक्टर है वो किस टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, यानी वो कंडक्टिव मटेरियल क्या है। तो देखो क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल का, अगर डिफरेंट आप मटेरियल लोगे तो उनके रेजिस्टेंसेस जो होंगे वो क्या होते हैं हमारे, बोलो अलग होते हैं। जैसे मान लो इतने लेंथ का, अगर मैं जैसे मान लो ये वायर ले लिया, मतलब इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मान लेते हैं ये हमारा कॉपर का बना हुआ है, और ये हमारा एक दूसरा वायर ले लिया, ये भी हमारा क्या, हमारा बोलो सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, बट इन दोनों का, और ये मान लेते हैं हमारा लेट्स सपोज आयरन का बना हुआ है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यानी जो कोई भी वायर, कोई भी कंडक्टर अगर हम लेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, तो देखो क्या होता है कि कोई भी मटेरियल अगर हम लेते हैं तो हर मटेरियल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी जिनकी वजह से क्या करता है, करंट फ्लो करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल में क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है, उसकी वजह से डिफरेंट मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, बोलो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखा ये गया कि कोई जो मटेरियल के पास में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, और कोई जिस मटेरियल के पास जो हमारा क्या कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा हमारा, बोलो ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे अगर आप बात करोगे मटेरियल की तो क्या बोलना होगा कि डिफरेंट मटेरियल के पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, डिफरेंट होते हैं। कोई भी मटेरियल के पास जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो मटेरियल में कि द रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल having different number of free electrons, hence different material will have different resistance। ठीक है, और कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई भी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है, तो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा उतना कम होगा, और n जितने कम होंगे रेजिस्टेंस उतना क्या होगा हमारा, बोलो ज्यादा होगा। और यहाँ पे इनवर्सली नहीं होता है। ठीक है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बस ये समझ लेना है कि मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जितने ज्यादा होंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूंगा सिल्वर और क्या कहते हैं कॉपर की, ठीक है, तो जैसे मान लो ये सिल्वर का एक वायर ले लिया और ये हमारा कॉपर का वायर ले लिया, तो आपको पता है कि सिल्वर अगर कोई भी सेम वॉल्यूम का सिल्वर का बना हुआ सिल्वर का कोई चीज लेते हैं और क्या कॉपर का लेते हैं, तो सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कॉपर। तो जैसे मान लीजिए दो वायर ले लिए, सेम डायमेंशन के वायर है, एक सिल्वर का है एक कॉपर का है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे, बोलो ज्यादा है, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है इस वाले वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अब देखो चौथा चीज जो है हमारा वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है,
कि टेम्परेचर पे जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं बोलो, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो तो क्या होता है बोलो, ये टोटली रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो ड्यू टू रैंडम मोशन करंट क्या होता है हमारा बोलो, जीरो होता है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो इनका रैंडमनेस जो है कम हो जाता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेसिकली इनका रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और कोलिजन अगर बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कोई भी कंडक्टर का। और अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, वो जो हेजिटेशन है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडमनेस था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा बोलो, कोलिजन कम हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन कम हुआ, यानी रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा, कम हो गया। यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कोई भी कंडक्टर का, और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा बोलो, घटेगा। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो कैसे डिपेंड करता है वो भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी 10th क्लास में। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होता है कोई भी कंडक्टर का वो क्या होता है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से घटता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो द resistance of a conductor will increase if we increase the temperature। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर अगर हमको दे दिया जाए, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस इन चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हमारा आप देखोगे बोर्ड में छोटे-छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखो कैसे पूछे जाते हैं, यानी रेजिस्टेंस का भी एक फार्मूला आता है, कुछ एक मैथमेटिकल फार्मूला आता है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये मैंने जो कंडक्टर लिया, ठीक है, ये जो कंडक्टर ले लिया तो कंडक्टर का मान लीजिए लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा बोलो A है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। यानी अगर ये दोनों कंडीशन जो है इनको अगर हम कंबाइन करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा बोलो, रेजिस्टेंस इन दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारा बोलो, L by A आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने कोई भी फार्मूला आज तक जो भी फिजिक्स में देखा है तो हमेशा वहां पे क्या होता है, क्या प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में फार्मूला रखते हैं हम लोग, नहीं इक्वल टू के टर्म में रखते हैं। यानी हम लोग क्या चाहेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है इसको हम रिप्लेस करें इक्वल टू के साथ में। तो आप अभी तक 9th क्लास से करते आए होंगे, बहुत बार की होगी कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल टू से, इक्वल्स टू से, तो वहां पे क्या आता है हमारा, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अच्छा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या है हमारा बोलो, ये रो है, इसको क्या बोलते हैं हमारा बोलो, रो। ठीक है, अच्छा यानी R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो L बाई क्या हो गया हमारा बोलो A। यानी ये जो रो है, ये रो बेसिकली है क्या हमारा बोलो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी क्या हमारा बोलो, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये बेसिकली क्या होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है यहाँ पे ये बेसिकली होता है हमारा बोलो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है हमारा बोलो, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कि कोई भी वायर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होगा R वो किसके बराबर होगा, रो L बाई A के बराबर होगा। रो क्या है हमारा, बोलो उस मटेरियल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो बेसिकली रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है, L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एंड A क्या है हमारा, बोलो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि ये कोई भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, हमारा बोलो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या हमारा बोलो रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसको हम और एक क्या नाम देते हैं हमारा, बोलो रेजिस्टिविटी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। अच्छा, आपने क्या देखा कि कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं, कोई भी कंडक्टर अगर हम ले लिए, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी हम लोग कंडक्टर ले लिए। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, रो, RHO, रो। ठीक है। तो स्पेसिफिक कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर का जो हमारा लेंथ है वो मान लेते हैं हमारा L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा, बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, और इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रो L बाई क्या, A के बराबर होगा। यानी यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम कैसे लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इनटू A बाई क्या हो जाएगा हमारा, बोलो L हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो ये जो कंडक्टर मैंने लिया है इसका लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर ले लें और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी A का जो वैल्यू है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ जो है हमारा 1 मीटर ले लें। तो बताओ रेजिस्टिविटी अगर आप निकालेंगे हम लोग यहाँ पे रो, तो क्या हो जाएगा, R इनटू L। A का वैल्यू कितना है 1 और L का वैल्यू भी कितना है 1 है, यानी रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, बोलो R के बराबर आ जाएगा। यानी जो रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल का वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कौन से वायर का रेजिस्टेंस, जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हमारा, बोलो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है तो हम बहुत आसान सी भाषा में बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जो रेजिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर का क्या होगा, उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा अगर उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा, बोलो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो आप बोल सकते हो द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टिविटी, या आप ऐसे बोल सकते हो इफ अ कंडक्टर having length 1 meter and cross section area 1 meter square, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा, बोलो 1 मीटर स्क्वायर, then the resistance of the conductor will be equals to resistivity of the material। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है तो आप बोल सकते हो कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, देन उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे और एक चीज पूछा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या है और रेजिस्टिविटी को कौन-कौन से फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो लोग इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम यूनिट की बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, तो देखो यूनिट की अगर आप बात करोगे तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसके बोलो, रेजिस्टिविटी का, तो क्या हो जाएगा, रो का यूनिट की अगर आप बात करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्या हमारा R A/L है। R का यूनिट क्या, R का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, बोलो
ए क्या है हमारा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर होगा। एल क्या हमारा लेंथ है और इसका यूनिट क्या होता है हमारा बोलो मीटर होता है। तो देखो मीटर मीटर क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली क्या हो गया ओम मीटर। क्या होता है हमारा बोलो ओम मीटर। यानी कोई भी वायर अगर हम लेंगे उसकी जो रेसिस्टिविटी होगी, रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा ओम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का सबको यूनिट पता होता है, ओम होता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो 10th बोर्ड में अगर आप देखोगे एमसीक्यू आता है तो उसमें पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप क्या बोलोगे ओम मीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारा बोलो, हम लोग रेजिस्टिविटी तो सीख लिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमें सीखने की जरूरत है कि रेजिस्टिविटी जो होता है, कोई भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है उसको कौन कौन लोग इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, कुछ लोग की बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो आप ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मोस्ट ऑफ लोग अच्छे लोग इसमें गलती कर देते हैं। इधर ध्यान से देखना क्या गलती कर देते हैं। जैसे मैं पूछा उनसे बताओ रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो तुरंत बोल देंगे सर रेजिस्टिविटी जो है रो, जो हमारा क्या होगा, अगर मैं पूछूं क्या होता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि रेजिस्टिविटी जो है वो क्या एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करो, खुद सोचो, फिर आप मेरे से आंसर मैच करना। मैंने क्या पूछा कि जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का, क्या एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा, आई मीन क्या डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर बिल्कुल करेगा, क्योंकि रो इक्वल्स टू क्या है RA/L है, तो अगर a बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा, a घटाएंगे तो रो घटेगा, L बढ़ाएंगे तो रो घटेगा, L बढ़ाएंगे तो रो घटेगा, L घटाएंगे तो रो बढ़ेगा। बट द करेक्ट आंसर इज रो जो होता है वो A और L पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो क्यों, थोड़ा सा अजीब बात लगा, उसका रीजन देखो ये है कि आप खुद सोचो कि अगर हम किसी का, आपको जो लग रहा है कि अगर हम A बढ़ा देंगे तो रो बढ़ जाएगा और A घटा देंगे तो रो घट जाएगा, तो आप यहाँ पे बात सोचो कि जब हम A बढ़ाएंगे तो A बढ़ाने से क्या होगा बोलो, A बढ़ाने से ध्यान से देखो, A अगर बढ़ाओगे तो R क्या करेगा घटेगा, यानी इसको अगर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा घटेगा, यानी अगर A डबल कर दोगे तो R आधा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो गया बोलो, कितना चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं है, यानी इसको डबल किए ये आधा हो गया, तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये 1/2 ये 2, तो 2 * 1/2 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे, लेंथ अगर डबल कर दिए तो आपको लग रहा है रेजिस्टिविटी आधा हो जाएगा, नहीं, देखो लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी अगर L यहाँ बढ़ा दोगे तो R भी डबल हो जाएगा, यानी ये 2 टाइम हो जाएगा, तो ये भी 2 टाइम 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या रो चेंज किया नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल का, कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, आई मीन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। प्लीज इसको नोट कर लेना, ठीक है, हम अभी आखिर में दिखा भी देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली ये दो बातों पे डिपेंड करता है। कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब वो कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो दो लोग इफेक्ट करते हैं। पहला इफेक्ट है हमारा मटेरियल। अच्छा, मटेरियल कैसे रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है, सेम रीजन है जैसे मैंने रेजिस्टेंस में बताया था। तो क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल अगर हम लेंगे तो उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी क्या होता है मटेरियल का अलग होता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल अगर हम लेते हैं, अच्छा वहां पे हमने क्या देखा था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा कम होगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का उतना ही क्या होगा कम होगा, और जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हमारा बोलो डिफरेंट, इसमें भी वही रीजन लिखोगे, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट number
free electrons, hence different material will have different resistivity. ठीक है, और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी उतना कम होगी, यानी ग्रेटर द number of free electron, lesser will be the resistivity. ठीक है, यानी जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी क्या होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब एक चीज तो हो गया, पहला चीज क्या हो गया, मटेरियल हो गया, और दूसरा चीज क्या है हमारा, बोलो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो इधर देखो सेम रीजन है वही कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ और फ्री इलेक्ट्रॉन का फिक्स एटम के साथ जो फिक्स आयंस थे उनके साथ नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है हमारी, बोलो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है हमारी, बोलो घट जाती है। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्या है हमारा, बोलो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज the temperature the resistance will increase, sorry, the resistivity will increase एंड वाइस वर्सा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, बोलो डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे रेजिस्टिविटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, आई मीन लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का वो हमारा क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो प्लीज आप इसको नोट करके यहाँ पे लिख लो, क्या लिखना है हमारा, बोलो नोट करके ये लिख लो, और ये 5 स्टार क्वेश्चन बन सकता है इस स्टेटमेंट पे। क्या ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल नॉट चेंज इफ वी चेंज द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, या आप बोल सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लो द रेजिस्टिविटी of the conductor will not change on changing the length and cross section area। ठीक है, अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है कि कोई भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो हमारा चेंज नहीं करेगा अगर हम लोग लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे। इसका मतलब समझ लो, यहाँ जल्दी से देखो क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मीनिंग, क्या है यहाँ पे। देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा, बोलो a है, और इसका लेंथ कितना है हमारा, बोलो l है। ठीक है, इसका लेंथ कितना हमारा l है, और ये कॉपर का बना हुआ है, और मान लेते हैं इसका रेजिस्टिविटी कितना
कितना हमारा रो है। अब क्या किया, इस ये जो कंडक्टर है इसको मैंने क्या किया बोलो, दो इक्वल पार्ट में मैंने तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा बोलो, अब देखो तोड़ने से क्या होगा, एक वायर यदि अब हमें दो कंडक्टर मिल जाएंगे, दो वायर मिल जाएंगे, एक का लेंथ क्या हो गया हमारा बोलो L/2, क्रॉस सेक्शन एरिया वही A रहेगा, और दूसरे का भी लेंथ कितना होगा हमारा बोलो L/2, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा हमारा बोलो A होगा। तो अगर इसका रेजिस्टिविटी रो था तो इसका भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, रो ही रहेगा, इसका भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, रो रहेगा। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होके R डैश हो जाएगा, और इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा बोलो R डैश हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा मान लेते हैं एक वायर था, क्या हमारा बोलो L लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था हमारा बोलो A था, और मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, और दबा के इसका लेंथ क्या कर दिया बोलो हम लोग आधा कर दिए, लेंथ क्या कर दी आधा, यानी L/2 कर दिए। क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं A डैश हो गया। अगर यहाँ पे इसका इस वायर का रेजिस्टिविटी यहाँ पे भी रो था तो दबाने से भी इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, यानी इसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, रो ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ रेजिस्टेंस R था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होके क्या हो जाएगा बोलो R डैश हो जाएगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, पर जो रेजिस्टेंस होता है वो डायमेंशन पे क्या करता है बोलो डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमने आज फार्मूला सीखा R = रो L/A, तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा है कि देखो ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर था, ठीक है, इसका कुछ लेंथ था, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया था, कुछ लेंथ था, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया था, और इसका अभी जो रेजिस्टेंस था वो कितना था हमारा बोलो R था। रेजिस्टेंस कितना था हमारा बोलो R था। अब हमने क्या किया, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसको मैंने क्या किया, दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। यानी क्या किया बोलो, इस दो इक्वल पार्ट में मैंने इस वायर को क्या कर दिया बोलो कट कर दिया। यानी इस वायर को कट किया, और कैसे बोलो इन इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि ये जो वायर है, यानी ये जो वायर है जिसको आपने तोड़ा, जिसका रेजिस्टेंस R था, दो इक्वल पार्ट में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो किसी एक वायर का हमें क्या बताना है बोलो, रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R था, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो ईच वायर का ये जो ईच पीसेस जो यहाँ पे मिले इनका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे कुछ लेंथ, जहां पे कुछ रेजिस्टेंस गिवन हो, कोई वायर हो उसका कुछ रेजिस्टेंस हो, उसको तोड़ दिया जाए, उसको उसके अंदर कोई दूसरा वायर जोड़ दिया जाए, उसको खींच दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ना इस वायर का लेंथ पता है, ना इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, ना इस वायर का हमें रेजिस्टिविटी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि ये जो वायर है, इस वायर का जो लेंथ है वो L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारा A है, और मान लिया मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना है हमारा बोलो रो है। तो ये बताओ जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का R, तो R का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो R बताओ कितना हो जाएगा, रो इनटू L बाई क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या किया गया है, इस वायर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है। तो अब बताओ इस वायर का अगर मैं लेंथ पूछूंगा तो भाई टोटल वायर का लेंथ L है, तो इसका कितना हो जाएगा L/2। अच्छा, तोड़ने से क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया तो A वही रहेगा। ठीक है, यानी इसका भी क्या होगा L/2 होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा A होगा। अब एक बात तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इस वायर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या हो गया, अलग-अलग हो गए, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो इसका भी क्या होगा हमारा R डैश ही होगा, आइडेंटिकल है, इक्वल पार्ट में तोड़े हैं। अच्छा, अब एक बात तो इसका रेजिस्टिविटी तो रो था, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, लेकिन बताओ क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं। आपको मैंने अभी बताया कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, तोड़ने से ना टेंपरेचर चेंज होने वाला है ना मटेरियल चेंज होने वाला है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, रो रहेगा।
तो अब बताओ अगर मैं r डैश का वैल्यू यहां पे पूछूं तो r डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो रो इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो l। अब बताओ इसका l यानी लेंथ कितना हो गया हमारा, बोलो l/2 हो गया, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं है क्योंकि मैंने इसको तोड़ा है बीच से। तो अब बताओ r डैश का वैल्यू अगर सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रो l बाई क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। ये हमारा हो गया r डैश का वैल्यू। अच्छा आप देख सकते हो इस यहां से देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रो l बाई क्या हो गया a। अच्छा ये जो रो l बाई a है इसका वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है। तो r डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 इनटू क्या हो गया हमारा r हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर को अगर हम दो इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, तो तोड़ने से क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा हर एक पीस का कितना हो जाएगा 1/2 r हो जाएगा, यानी इनिशियल जो रेजिस्टेंस था उसका आधा हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखो एक हमारे पास एक वायर था, ठीक है, ठीक है, एक वायर था और इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था हमारा r था, ठीक है। अब क्या किया गया है, एक दूसरा आइडेंटिकल वायर, आइडेंटिकल वायर का मतलब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ और सेम मटेरियल का एक वायर लिया गया और इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, बोलो जोड़ दिया गया। इसके अंदर क्या कर दिया गया, मतलब एक वायर था और इस वायर में मैंने क्या किया, एक आइडेंटिकल वायर, आइडेंटिकल वायर मतलब सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का एक दूसरा वायर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, r था, अब बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी ये जोड़ने के बाद जो वायर मिला है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक बात बताओ, इधर ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारा पहले ये जो वायर था इसका लेंथ मान लेते हैं l है, ना में लेंथ गिवन था, ना में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ना में रेजिस्टिविटी गिवन है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो इसका लेंथ मान लेते हैं l है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ठीक है। अब इसका अगर रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा जो हमारा पहले इनिशियल वायर दिया हुआ था r, तो r क्या हो जाएगा हमारा, बोलो रो इनटू l और रेजिस्टिविटी इसका मान लेते हैं रो है, तो रो l बाई क्या हो गया a हो गया। अच्छा एक बात, तो अब इसके अंदर एक दूसरा आइडेंटिकल वायर जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब बताओ जो नया वायर है उसका बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा, वही रहेगा, यानी एक सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में तो कोई चीज नहीं आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या a रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, बोलो तो 2l हो जाएगा और रेजिस्टिविटी क्या है, वही है, आइडेंटिकल रो है। तो अब बताओ इस वायर का अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूंगा तो बताओ रेजिस्टेंस क्या यही होगा, नहीं चेंज कर जाएगा, रेजिस्टेंस मान लेते हैं r डैश हो गया। तो r डैश का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो r डैश कितना हो जाएगा, रो इनटू l कितना हो गया, इनटू l बाय a। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो 2 इनटू रो इनटू l बाय क्या हो गया a, और रो l बाय a का वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर है, यानी ये जो चीज है इसके जगह पे हम लोग r लिख सकते हैं। तो बताओ r डैश किसके बराबर होगा, बोलो 2 इनटू r के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां देखो अगर हम लेंथ आधा कर दिए थे, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं लाए थे, तो रेजिस्टेंस आधा हो गया था। यहां पे देखो क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं है, लेंथ डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बोलो हमारा डबल हो गया, यानी कैसे, बोलो ऐड करके। अब देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का एक हम लोग जनरलाइज फार्मूला सीख लेते हैं, ठीक है। और वो फार्मूले को अगर हम याद रखेंगे तो फटाफट अगर हमें एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो देखो अगर ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वहां पे तो प्रोसेस भी करके दिखाना होगा, लेकिन अगर एमसीक्यू में है तो डायरेक्ट हमें आंसर टिक करना होगा, तो उस आंसर टिक करने के लिए इतना टाइम कंज्यूम करना बेकार सी बात है। तो हमें कोई फार्मूला सीख लेना चाहिए। तो देखो क्या फार्मूला है, इसका हम जनरलाइज आपको सिखा दे रहे हैं। देखो क्या है, देखो क्या है कि अगर हमारे पास, इधर ध्यान से देखो, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जनरलाइज फार्मूला है, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे पास वायर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास वायर है और उसके पास क्या हमारा बोलो कुछ उसके पास क्या हमारा बोलो कुछ लेंथ है, ठीक है, l, इनिशियली उसका लेंथ कितना l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और क्या हमारा बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना हमारा बोलो r,
ठीक है। अब क्या किया गया, इस वायर में, ठीक है, इस वायर में हम सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए क्रॉस, इस वायर में मैंने क्या किया बोलो, इस वायर में मैंने क्या किया आइडेंटिटी, इस वायर में मैंने क्या किया बोलो, इस वायर में सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर को क्या कर दिया, मान लेते ज्वाइन कर दिया। यानी ये वायर पहले था, लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, रेजिस्टेंस कितना था हमारा बोलो R था। इसी वायर में अगर मैंने क्या किया, एक सेम मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ उसी मटेरियल के और वायर लेके, इसी मटेरियल का और एक वायर ले लिए, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसी के बराबर लेके हम इस वायर में क्या कर दिए, जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद अगर मान लिया इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं पहले L था, अब मान लेते हैं लेंथ जो है वो क्या हो गया हमारा बोलो N टाइम हो गया। कितना हो गया बोलो N टाइम। यानी जो वायर मैंने ऐड किया उसका मटेरियल सेम है, यानी इसका रेसिस्टिविटी अगर रो था तो रो रेसिस्टिविटी मटेरियल का ही एक वायर ऐड किया और कितने क्रॉस सेक्शन एरिया का, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ए का ऐड करके बस उसका लेंथ क्या कर दी, N टाइम कर दी। लेंथ कितना कर दिया बोलो N टाइम। क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आया, रेसिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं है। अगर मैं पूछूं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन चेंज कर गया है, तो रेजिस्टेंस वही R डैश कितना होगा। तो एक बात ध्यान से देखो, यहां पे रेजिस्टेंस कितना था, R था, नहीं R का वैल्यू निकालोगे तो क्या रो L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इसका लेंथ कितना हो गया बोलो, N टाइम L हो गया। यानी अब यहां पे अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा R डैश तो क्या हो जाएगा, रो इनटू L का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ कितना N इनटू L है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या A हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बोलो N इनटू रो इनटू L बाय क्या हो जाएगा, A हो गया। अच्छा, रो L बाय A का जो वैल्यू है किसके बराबर है, R के बराबर है। यानी R डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इनटू क्या हो जाएगा बोलो, R के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इसका मतलब समझो कि अगर मान लेते इस वायर में सेम मटेरियल का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर अगर हम जोड़ के इसका लेंथ अगर हम आधा कर दिए, लेंथ इसका कितना कर दिए, मतलब इसके अंदर क्या कर दिए, इसका मतलब जोड़ के लेंथ जोड़ के इसका डबल कर दिए, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। अगर हम इसके इस वायर को क्या कर दिए, इस वायर को अगर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्या कर दिया बोलो, कट कर दिया। अच्छा, कट कर दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर हम कट करके इसका लेंथ अगर हम आधा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब भी हमारे पास कोई वायर होगा और उस वायर को अगर हम लोग काट देंगे, ठीक है, काट के उसका लेंथ n टाइम कर देंगे, या उसका क्या कहते हैं, उस वायर में सेम मटेरियल का और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर को जोड़ के उसका लेंथ n टाइम कर दिए, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा R डैश वो n टाइम क्या हो जाएगा हमारा बोलो, R हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, R डैश जो होगा वो n टाइम R का होगा हमारा बोलो। R क्या है बोलो, इनिशियल रेजिस्टेंस, n क्या है, कितना नंबर ऑफ टाइम उसका लेंथ बढ़ाया गया है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम मटेरियल के वायर को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, या वायर को हम लोग क्या करेंगे बोलो, कट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो क्या है दूसरा वैरायटी क्या है हमारा, ये क्वेश्चन को, ये चीज को फार्मूले के तरीके से याद रखना। अब देखो क्या है, मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि अगर हमारे पास एक वायर है, इधर देखो, ये हमारे पास क्या हमारा बोलो, एक वायर है, ठीक है, और इसका अभी लेंथ कितना है हमारा बोलो, इसका कुछ लेंथ था, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया था, और मान लेते इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था। रेजिस्टेंस कितना था हमारा बोलो, R था। हमने क्या किया, इस वायर को क्या कर दिया बोलो, कंप्रेस कर दिया, यानी इस वायर को दोनों साइड से क्या कर दिए, दबा दिए। अच्छा, दबाने से क्या होता है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लिया इसका लेंथ जो है वो पहले का आधा हो गया, ये लेंथ जो है इस वायर का पहले का क्या हो गया हमारा बोलो, आधा हो गया, यानी यहाँ पे लेंथ जो था वो L था, ठीक है, तो अब यहाँ पे लेंथ कितना हो गया हमारा बोलो, L/2, यानी कोई वायर था, उसका कुछ रेजिस्टेंस था, उस वायर को मैं दबा के उसका लेंथ क्या कर दिए, आधा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे
हमें बताना है कि ये जो दबाने के बाद जो वायर मिला इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था? नहीं, चेंज हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन चेंज कर गया है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका क्या हो गया हमारा, बोलो R डैश हो गया। तो यही R डैश का वैल्यू बताना है। तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर अभी तो मैंने आपने फार्मूला बताया कि कोई भी वायर है उसका लेंथ जो है अगर हम n टाइम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था हमारा, R था, अभी रेजिस्टेंस R था जब लेंथ L था, अभी लेंथ 1/2 टाइम कर दिए तो रेजिस्टेंस भी 1/2 टाइम हो जाएगा। यानी R डैश विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू R हो जाएगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग यही आंसर बोलेंगे जबकि ये गलत आंसर है। मैंने ध्यान रखना, मैंने जो फार्मूला बोला है R डैश इक्वल्स टू n टाइम R, ये कब बोला है, जब किसी भी वायर में, ध्यान से रखना, मटेरियल में कोई चेंज ना आए और साथ साथ में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में भी कोई चेंज ना आए। यानी कोई वायर को अगर हम कट करते हैं, ये फार्मूला कब अप्लाई कर देंगे, जब किसी वायर को कट करने से लेंथ n टाइम हो जाए, या उस वायर में सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया को जोड़ने से लेंथ n टाइम हो जाए, तब ये फार्मूला है। यहाँ पे मैंने ना इस वायर को काटा ना इस वायर को मैंने जोड़ा, इस वायर को मैंने दबाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, दबाने से क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A था तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो चलो देखते हैं। यानी ये फार्मूला जो था n टाइम R वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तभी अप्लाई करेंगे जब वायर को कट करेंगे या उस किसी भी वायर में सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर को जोड़ेंगे। तो आप प्लीज ध्यान देना और लिख लेना उसको कि वो फार्मूला कब अप्लाई करना है। चलो इस क्वेश्चन को फिर, चलो फार्मूला तो फेल मार गया, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे बेसिक चीज कि इसका रेजिस्टेंस R गिवन है और इसका रेजिस्टेंस निकालना है R डैश। तो एक काम कर लेते हैं, इसका लेंथ मैंने L मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लिया और इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो मान लेते हैं ρ है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा R का वैल्यू क्या होगा तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρ L बाय क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इस वायर का अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा तो देखो यहाँ लेंथ तो 1/2 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होके क्या हो गया, A डैश हो गया। अच्छा इसके बताओ रेजिस्टिविटी अगर यहाँ पे ρ है तो यहाँ पे क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगा, नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे तो डिपेंड करता नहीं, वो जो डायमेंशन है उस पे तो डिपेंड करता नहीं, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ, ρ ही रहेगा। तो R डैश की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ρ इनटू L, लेंथ इसका कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा A डैश हो गया है। तो बताओ R डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ρ L/2 इनटू A डैश हो जाएगा। अब R डैश का वैल्यू हमें गिवन क्या था, हमें केवल ये गिवन था वायर का रेजिस्टेंस R है और उसको दबा के आधा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी केवल हमें R गिवन, यानी आंसर हमारा R के टर्म में आना चाहिए। तो R के टर्म में कब आ पाएगा, अगर हमारा ये जो A डैश है इसको A के टर्म में हम लोग क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज है उसको हम खींच दे या उसको दबा दे, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैटर होता है, जो मैटर होता है, तो खींचने या दबाने से क्या होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, नहीं, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, क्रॉस सेक्शन खींचने से क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, दबाने से क्या होगा, लेंथ घट जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं बोलो, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इस मटेरियल का और यहाँ पे जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो दोनों क्या होगा हमारा बोलो, सेम होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा हमारा बोलो, यानी यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो क्या होता है बेस एरिया यानी क्या हो गया A इनटू हाइट का मतलब ये लेंथ यानी A इनटू L, ये इसका वॉल्यूम हो गया। और इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो इसका बेस एरिया कितना है हमारा बोलो A डैश है और इसका हाइट यानी लेंथ कितना है हमारा बोलो L/2, ये इसका वॉल्यूम होगा, दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो L ने L को मार दिया तो बताओ A डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 टाइम क्या होगा A के बराबर हो जाएगा, इसको वहां पे उठा के रख दो तो बताओ R डैश होगा किसके बराबर होगा, ρL/2 इनटू क्या हो जाएगा हमारा बोलो 2A हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ρL/ क्या हो जाएगा हमारा बोलो 4A के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो R डैश जो है वो क्या हो गया 1/4 टाइम ρL/ क्या हो गया A हो गया और ρL/A का जो वैल्यू है किसके बराबर R के बराबर है, यानी R डैश विल बी इक्वल टू क्या हो गया 1/4 टाइम क्या हो गया हमारा बोलो R हो गया, ठीक है। चलो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि यहाँ पे हमने क्या किया, यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, लेंथ आधा करने से, दबा के आधा करने से रेजिस्टेंस आधा नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, बोलो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक वायर है, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है और कुछ इसका लेंथ है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा, बोलो R है। और अब मैंने क्या किया, इस वायर को खींच के, ये जो वायर था इसको खींच के इसका लेंथ डबल कर दी। लेंथ क्या कर दी इस केस में, डबल कर दिए। और आपको बताना है इसका खींच के जो डबल कर देंगे, यानी अगर इसका लेंथ यहाँ पे L है, यानी इस वायर का लेंथ अगर L है, तो अगर हम इसको खींच के इसका लेंथ क्या कर दिए, बोलो डबल कर दिए। लेंथ क्या कर दिए, बोलो डबल कर दिए, यानी 2L कर दिए। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा पूछा है। चलो स्क्रीन को पॉज करो और खुद से एक बार सॉल्व करो, देन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, फिर आंसर आप लोग मैच करना है। ठीक है, चलो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आप आंसर मैच करो। देखो आप लोगों ने क्या ट्राई किया, तो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला। कुछ लोग यहाँ पे तुरंत आंसर बोलते हैं, सर लेंथ यहाँ L था, लेंथ आप 2L कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ R था तो अब यहाँ पे 2R होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो R डैश इक्वल्स टू, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, n टाइम R कब बोले हैं, जब किसी वायर को हम लेंथ, किसी वायर को कट करके लेंथ n टाइम करें, या इस वायर में सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम मटेरियल के वायर को जोड़ के n टाइम करें, तब ये फॉर्मूला लगता है। अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ना यहाँ पे इस वायर को कट किया है, ना इस वायर को हम जोड़ के इसका लेंथ चेंज किए, ना कट करके ना जोड़ के, तो यानी वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वही हमारा फंडामेंटल बेसिक मेथड। तो आप क्या करो कि इस वायर का लेंथ L मान लिए और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिए, बोलो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A मान लिए। तो अगर इस वायर का मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, इस वायर का R, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो इसका रेजिस्टिविटी भी कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं रो है, तो R का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस हमें जो पूछा है वो मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं, तो R डैश हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, इसका लेंथ तो डबल कर दिए, तो बताओ खींच के डबल क्यों, तो बताओ क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, बिल्कुल। जैसे आप वायर को खींचोगे तो पतला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा, मान लेते हैं A डैश हो गया। अच्छा इसका रेजिस्टिविटी रो था, तो बताओ क्या इसका रेजिस्टिविटी कुछ रो होगा कि कुछ और होगा, रो ही रहेगा, क्योंकि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, यानी रो ही होगा। यानी इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा R डैश, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो रो इनटू L कितना हो गया, लेंथ इसका 2L है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हमारा A डैश, यानी R डैश का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 2 इनटू रो L बाई क्या हो गया हमारा, बोलो A हो गया। फिर वही कहानी 2 इनटू रो L बाई A डैश, हमें केवल गिवन R था, यानी आंसर R के टर्म में आना चाहिए। R के टर्म में आंसर तब आएगा जब ये A डैश किसके टर्म में, A के टर्म में आ जाएगा। फिर वही कहानी, खींचने दबाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो बताओ इसका वॉल्यूम यानी और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो सेम होगा। अच्छा इसका वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो A इनटू क्या हो गया, L हो गया। और इसका वॉल्यूम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, A डैश इनटू क्या हो जाएगा, 2L हो गया। L ने L को मार दिया, तो A डैश का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बोलो A बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा, R डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो 2 इनटू रो L बाई क्या, A डैश का वैल्यू कितना है हमारा, A बाई 2। थोड़ा ऊपर नीचे अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, R डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम रो L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और रो L बाई A जो है वो किसके बराबर है हमारा, देखो R के बराबर है, यानी R डैश विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस यानी लेंथ अगर खींच के डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका भी एक जनरलाइज फार्मूला सीख लेते हैं। देखो चलो सीखते हैं क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर मैच किया होगा, तो देखो कि किन किन लोगों का सही आंसर आया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट ये जो है हमारा, इसका जनरलाइज फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे पास अगर हम वायर है लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा, बोलो R है, और उसका लेंथ क्या है हमारा, बोलो L है, और उस वायर को खींच के या उस वायर को दबा के उसका
उसका लेंथ जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं n टाइम कर देते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे जो n टाइम जो लेंथ हुआ है वो खींच के या दबा के हुआ है, ठीक है। तो n टाइम कर दिए इसका, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा r डैश को आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलो इधर देखो, तो लेंथ आपने l मान लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले लेते हैं, मान लेते हैं a है और इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या मान लेते हैं रो है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या वही रहेगा, नहीं चेंज कर जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे a डैश है और इसका रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, रो हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे तो r क्या हो जाएगा, रो l बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर मैं r डैश निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो रो इनटू लेंथ, लेंथ कितना है हमारा, बोलो n टाइम l डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा a डैश, यानी r डैश विल बी इक्वल टू हो जाएगा n रो l बाई क्या हो जाएगा a डैश। फिर वही कहानी, r डैश तो r के टर्म में लेके आना क्योंकि हमें केवल r गिवन था, तो r के टर्म में r डैश लाना है तो a डैश को भी a के टर्म में निकालना होगा। तो a डैश को a के साथ कैसे रिलेट करोगे, फिर वही कहानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है हमारा, बोलो a इनटू क्या हमारा l, और इसका वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो a डैश इनटू क्या हो जाएगा, बोलो n टाइम l हो जाएगा, l क्या होगा कैंसिल, तो बताओ a डैश किसके बराबर हो जाएगा, बोलो a बाई n के बराबर होगा। इसका वैल्यू यहां पे अगर पुट कर देंगे तो r डैश विल बी इक्वल टू हो जाएगा n इनटू रो l बाय a डैश का वैल्यू किसके बराबर है, a बाय n के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर रो l बाय a। अच्छा ये जो रो l बाय a है इसका वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है, तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, ये हमारा सुपरस्टार फार्मूला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना r डैश इक्वल टू n टाइम r कब लगाएंगे, जब हम लेंथ को चेंज करेंगे, कैसे, किसी वायर को कट करके या उस वायर में सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम मटेरियल वायर को जोड़ करके। और अगर हम किसी भी वायर का लेंथ को चेंज करते हैं, उसको खींच के या उसको दबा के, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, बोलो n स्क्वायर r होता है, ठीक है। तो आज चलो इतना ही रखते हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको दे देंगे, आप लोग प्लीज इस पे करिए। अभी तक जो भी मैं पढ़ाया हूं वहां तक जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप प्लीज उस पे थ्रू जाइएगा, सॉल्व करिएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कहते हैं डीपीपी को क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।